जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि आज की जो लाइव है, आज की जो डिबेट है, उसका आप सभी को बेताबी से इंतज़ार है। दरअसल सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से उस त्रुटि के लिए माफ़ी चाहूँगा जिसके लिए कल आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि कल तारीख थी 3 और मैंने बोला था 4, लेकिन मैंने बार सही बोला था गुरुवार। चलिए देखिए, मानवीय भूल है और वो हो सकती है कई बार। तो आज है तारीख 4 और बार है शुक्रवार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। इन दिनों की अगर खबरों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खबर अगर कोई ट्रेंड कर रही है साहब, तो नगर परिषद के चुनावों को लेकर के ट्रेंड कर रही है। क्या कुछ सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में नगर परिषद के चुनावों को लेकर के उठापटक चल रही है और ये राजनीति किस करवट बैठेगी, ये सभी के जहन में सवाल है। आज 4 तारीख है। जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन सबको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। और किसको मिला रेल का डिब्बा, तो किसी को मिला टेलीविज़न, किसी को मिला गुब्बारा, तो किसी को मिला हेलीकॉप्टर। अब किसकी क्या बिसात रहेगी ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सब अब अपने अपने जो मैदान है उनमें उतर चुके हैं। मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी को अपने अपने चुनाव चिन्हों से परिचित करवा रहे हैं कि आपको आने वाली 11 दिसंबर को इसी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबा करके ईवीएम में और हमें चुनना है। जनता किसे चुनेगी ये भविष्य का बड़ा प्रश्न है, लेकिन गंगापुर की दशा और दिशा यहाँ के मतदाता सेलेक्ट करेंगे साहब। आखिर गंगापुर का मुस्तकबिल कैसा होगा, गंगापुर का भविष्य कैसा होगा, ये यहाँ के मतदाताओं पर निर्भर करता है। आज दिन भर पूरा व्यस्त रहा, काफ़ी बिजी रहे हम लोग भी। 1-2 लाइव आपको हमने दिन में भी दिखाए थे किनको क्या चुनाव चिन्ह मिला। जो प्रशासन है यहाँ का, एसडीएम महोदय हैं, एडीएम महोदय हैं, वो भी बिजी रहे, व्यस्त रहे और दिन भर चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। राजनीतिक दलों को जो है सिंबल प्रदान कर दिए गए जो राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये रहा कि अब ज़्यादा वक्त उन लोगों के पास में नहीं है। और कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि पहले 45 वार्ड थे, अब हो गए वार्ड 60। तो परिसीमन के बाद में अब जो मतदाताओं की संख्या है वो भी कई वार्डों में बहुत कम हो गई है। तो ज़्यादा परेशानी उनको नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि गंगापुर की राजनीति जो है वो किस करवट बैठती है। चलिए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों से जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सीएम गहलोत कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को लेकर के लगातार बैठक कर रहे हैं, स्पेशली जोधपुर को लेकर के कि आखिर जोधपुर में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं, जयपुर में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं और उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, इसको लेकर के भी लगातार अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। वो फीडबैक ले रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए इस मामले को लेकर के। भरतपुर से आज कोई बड़ी खबर है नहीं हमारे पास में, भरतपुर से कोई बड़ी खबर नहीं आई है। धौलपुर से ज़रूर कुछ खबरें आई हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। घंटाघर रोड पर स्थित अल्टीमेट रेस्टोरेंट में आज शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी की घटना हुई और लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में बड़ी अगर खबरों की बात की जाए, किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए थे किसानों के लिए, उनको लेकर के किसान विरोध में उतरे हुए हैं सड़कों पर। और कुल मिलाकर के किसान ये कह रहे हैं कि साहब इनमें संशोधन किया जाना चाहिए, यानी ज़्यादा असंतुष्ट तो वो नहीं है, ये भी सही है कहीं ना कहीं। लेकिन कुल मिलाकर के जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, अगर कहीं लगता है कि ज़रूरी संशोधन की आवश्यकता है तो समय रहते इनमें संशोधन किया ज़रूर जाएगा। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार कितना इसमें संशोधन करती है, क्या किसान उससे सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन किसान आंदोलन इस समय अपने पूरे परवान पर है। धौलपुर की हम बात कर रहे थे। धौलपुर निहालगंज चौकी के पास में बीती रात एक युवक पर लगभग आधा दर्जन लोगों ने जमकर मारपीट किया और हमला किया उसके ऊपर। नतीजा ये निकला कि गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं ये पुरानी रंजिश का एक मामला नज़र आ रहा है। करौली की तरफ चलें और करौली से हिंडौन सिटी।
हिंडौन सिटी तो इंदिरा रसोई के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की गई, ये मामला एक सामने आया है। रसोइयों और खाना बनाने वाली जो महिलाएं थी इंदिरा रसोई में, उनके साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने जम करके मारपीट की और नई मंडी थाने में ये मामला दर्ज करवा दिया गया है। हिंडौन सिटी से ही एक चौंकाने वाली खबर और आई साहब हमारे सामने कि हिंडौन सिटी में एक विधवा के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला के पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ रात में घुस करके और दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत दर्ज कराने के बाद में नई मंडी थाना पुलिस जो है उसने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हिंडौन से 2 खबरें थी और हिंडौन के बाद आप चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ देखने को मिला है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन आज गंगापुर सिटी आए पहली बार। अभी 2 ही दिन हुए उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और उसके बाद में आज वो गंगापुर सिटी आए। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको लाइव दिखाई थी और उनका कहना था कि ठीक है, अभी मैं ज़िले को समझ रहा हूँ, ज़िले की स्थिति को समझ रहा हूँ और अभी जो उनका फोकस है वो फिलहाल है कोरोना को लेकर के और नगर परिषद के चुनावों को लेकर के। मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सवालों का उन्होंने जवाब भी दिया। उनका कहना था कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे समझने में, लेकिन गंगापुर सिटी का जो प्रशासन है वो इन दिनों अच्छा काम कर रहा है। कोरोना को लेकर के भी जब लॉकडाउन था अच्छा काम किया था, लेकिन फ़िलहाल ये है कि एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है उसको लगाने का अभी कोई विचार गंगापुर सिटी में नहीं है, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं कोरोना के तो शायद हो सकता है कि इस पर विचार किया जाए, लेकिन नगर परिषद के चुनाव जब तक हैं तब तक इस मामले पर अभी गौर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद के चुनावों को लेकर के एक तो निष्पक्ष चुनाव हों और पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव हो, निर्भीक होकर के चुनाव करवाए जाएं, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है उनकी और इसी पर उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित है। इसके अलावा मीडिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने ये कहा कि मीडिया की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, चाहे कोरोना काल की बात कर लें, लॉकडाउन की बात कर लें या वर्तमान की बात कर लें। मीडिया जो है वो लगातार अच्छे मुद्दे उठाता रहा है और जी न्यूज़ पोर्टल की भी उन्होंने तारीफ़ की, कहा कि समय समय पर अच्छे मुद्दे जी न्यूज़ पोर्टल ने उठाए हैं और मैं खुद उनको लगातार देखता रहता हूं। तो कुल मिलाकर के ये है कि उसके बाद यहाँ से वो निकले बामनवास के लिए और वहाँ की भी वो समीक्षा करेंगे, वहाँ भी अधिकारियों से बैठक लेंगे। आज पूरे एसडीएम कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया, कई अधिकारी उनके साथ में मौजूद रहे। साथ ही साथ ज़िले के जो पुलिस मुखिया हैं, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, वो भी ज़िला कलेक्टर के साथ में मौजूद रहे। ये गंगापुर सिटी का मामला था, सवाई माधोपुर ज़िले का मामला था। और यहीं से एक और खबर आई साहब जो दिन में मैंने आपको दिखाई थी लाइव। बाटौदा थाने के अंतर्गत गांव बहराड़ा, ज़मीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और उसमें एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। गुर्जर समाज का ये रहने वाला था और पुलिस का ये कहना था कि साहब जब मौके पर हम पहुँचे तो मंदिर के पास उसकी लाश पड़ी हुई थी। गंभीर चोट के निशान तो नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी उसको लाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पर्चा बयान दर्ज कर लिया है। पुलिस की अब इस मामले की हर एंगल से जांच करेगी। जो मृतक था उसके पुत्र ने बताया कि साहब पिछले 1 साल से ये मामला चल रहा था और जो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं वो उस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं साहब जिनको लेकर के कहीं ना कहीं अपराध जो है ना वो बड़ा होता जा रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं गौर करने की ज़रूरत है प्रशासन को। गंगापुर सिटी से और भी बहुत सारी खबरें हैं साहब जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा आज का चुनावी दंगल। चुनावी दंगल यानी सबको चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और सारे प्रत्याशी जो हैं अब वो मैदान में उतर चुके हैं। बहुत सारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं, यानी फील्डिंग जो है वो मैदान से कुछ लोगों ने हटा ली है और कुछ लोग अभी भी ताल ठोक रहे हैं। क्या कुछ होगा गंगापुर का भविष्य, इसको लेकर के आज हमने एक प्लान बनाया और हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की जाए जो गंगापुर की राजनीति पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं। और ऐसे ही लोगों को आज हमने आमंत्रित किया अपने अनछुए पहलू में और उनसे बात करेंगे गंगापुर सिटी के चुनावी मुद्दों पर और नगर परिषद चुनाव 2020 पर। किसके सर बंधेगा ताज और किसकी होगी हार। और इसी पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट आया।
जब कल हमने ये बताया कि अब सभापति का चुनाव कोई भी सीधे सीधे लड़ सकता है, चाहे वो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े या ना लड़े, इस नए एंगल ने कहानी के समीकरणों को और भी बदल दिया है, क्योंकि अब इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी नए पहलू जुड़ने वाले हैं। आज इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, जो ना सिर्फ ईटीवी राजस्थान से जुड़े हुए हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने मीडिया को एक नई ऊंचाई दी। पुरुषोत्तम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। पहले तो मुझे ये बताइए, आप जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं? बिल्कुल, मैं नियमित रूप से जी न्यूज़ पोर्टल देखता हूँ। ओके। और दूसरे हमारे साथ में जो प्रमुख मेहमान हैं वो हमारे जार के जिला अध्यक्ष हैं भविष्य कुमार भानु जी। भानु सर, आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। धन्यवाद। अच्छा, और तीसरे वो व्यक्ति जो क्राइम की खबरें हमको लगातार देते रहते हैं और दिन भर फील्ड में रहते हैं और एक एक खबर पर बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं, प्रतिष्ठित अखबार से जुड़े हुए हैं क्राइम रिपोर्टर इकबाल गुड्डी जी। इकबाल सर, मुझे वहाँ ज्वाइन कीजिए आप। नमस्कार। ये तीनों हमारे साथ में आज वरिष्ठ पत्रकार हैं और थोड़ी सी हम दूरी बनाएंगे, ठीक है सर? एंगल ओके, लाइव है तो आप सब बहुत बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे थे। पुरुषोत्तम सर, गंगापुर की राजनीति को बड़े लंबे टाइम से आप देखते आ रहे हैं जी, कवरेज भी किया है। एज ए पत्रकार आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव और उथल पुथल देखी है गंगापुर की राजनीति में। मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए, 45 वार्ड से बढ़ा करके आपने 60 वार्ड कर दिए, ठीक है? इसका राजनीति पर सीधा सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले तो ये बताइए परिसीमन के बाद। परिसीमन के बाद मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि निश्चित रूप से जो है खरीद फरोख्त में बढ़ोतरी होगी, निर्दलियों का बोलबाला रहेगा और आने वाले समय में ये मान लो कि राजनीतिक तूफान जो होता है वो एक खड़ा हो सकता है। मतलब गंगापुर सिटी नगर परिषद चुनावों में अब जो आएगा ना, मजा आएगा लोगों को, कहीं ना कहीं राजनीतिक तूफान खड़ा होगा। तूफान, निश्चित रूप से राजनीतिक तूफान खड़ा होगा। भानु सर, आप तो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और अब नेतृत्व भी करते हैं। राजनीति का ऐसा जो सिम्टम्स अब नजर आ रहा है, ये अब से पहले कभी नजर आया था? नहीं अजय जी, मेरा मानना है ऐसा पहले कभी नज़र नहीं आया था। और आज ये जो 45 से 60 वार्ड किए हैं, मेरा मानना है इसमें कोई औचित्य नहीं था। ये केवल अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए एक, अगर आप देखे जाए तो कहीं 600 650 की जनसंख्या के वार्ड कर दिए, कहीं 2500 से 3000 के वार्ड कर दिए। अगर बाकी में 60 वार्ड करने थे तो इक्वल करने चाहिए थे, 2-2 3-3 वार्डों को एक मिला के कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनेताओं की ऐसी सोच रही है कि यहाँ से हम हमारे प्रत्याशी खड़े करें, या एक ये लोग हमारी पार्टी के हैं या हमारे साथ के लोग हैं, उनको मिला के ये वार्ड इकट्ठे किए। अदरवाइज देखा जाए तो इतने वार्डों की जरूरत नहीं थी। हाँ, गंगापुर की जनसंख्या को देखते हुए वार्ड बढ़ने चाहिए, लेकिन एक इक्वल जनसंख्या के साथ, क्वांटिटी के साथ कई वार्डों को आप देखें। जैसे मैंने भी 1-2 वार्ड देखे, किसी की 636 वार्ड की जनसंख्या है, किसी की 685 जनसंख्या है, मतदाता संख्या। अब ये बड़ा हास्य, किसी के देखा जाए 3000 से ऊपर जा रही है। तो एक हास्यास्पद विषय है कि नहीं है? अच्छा पुरुषोत्तम सर, वाकई में ये चीजें राजनीति से प्रेरित लगती हैं क्या आपको? बिल्कुल, देखा जाए तो राजनीति तो है ही। राजनीति तो आजकल हर चुनाव में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इस बार आप देखोगे कि जो 60 वार्ड किए हैं, पहले जहां 8-10 मुस्लिम वार्डों में जो है प्रमुखता थी जी, आजकल मुस्लिम वार्डों का भी इस प्रकार विभाजन किया गया है कि वहाँ से जो है मुस्लिम वार्ड के प्रत्याशी को ही लाभ मिले। जैसे कि अच्छा, जहाँ मुस्लिमों की अधिक संख्या है और अदर कास्टों की कम है, वहाँ उस वार्ड को सीमांकन में शामिल किया गया है। एक्चुअली क्या देखा जाए ना, तो जातिवाद के आधार पर गंगापुर के वार्डों का विभाजन किया है राजनीति ने। सीधा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल अगर उठा के देखें तो यहाँ पे जो भी विधायक रहे या जो भी हैं या पूर्व थे, उन लोगों ने जातिवाद के आधार पर गंगापुर के वार्डों का विभाजन किया है। लेकिन मान सिंह जी ने तो इसका विरोध किया था कि साहब परिसीमन की आवश्यकता थी ही नहीं। अभी कुछ समय पहले तो परिसीमन हुआ था, ये हमने मीडिया में ही पढ़ी है। ऐसा है, सत्तारूढ़ दल की कार्रवाई का विरोध करना विपक्ष का नैतिक दायित्व है। तो इसलिए मान सिंह जी ने या अन्य कोई भी भाजपा वालों ने यदि विरोध किया तो उन्होंने अपने स्तर पर सही किया, क्योंकि
सत्ता ने किया ये काम तो जो हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए और विपक्ष का काम है विरोध विपक्ष करना। का काम है विरोध करना, इसलिए उनका विरोध करना लाजमी है, इसमें कोई वो नहीं। चलिए अब एक नई चीज निकल करके सामने आई है, 60 वार्ड बन गए और चलिए सब अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में उतर भी गए। अब सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि दोनों ही राजनीतिक जो दल हैं बड़े, इन्होंने क्या टिकटों का वितरण सही तरीके से किया है? बिल्कुल गलत तरीके से किया है, पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके से किया है। इन्होंने जो किया है ना, वो ना तो वार्डों को ध्यान में रखा है, ना जनता को ध्यान में रखा है, ना वहाँ के लोकेलिटी को ध्यान में रखा है। अगर एक तरह से देखा जाए, इनको ना तो प्रत्याशी मिले हैं दोनों पार्टियों को। कई वार्डों में तो स्थिति ये है कि जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के टिकट दिए हैं। अच्छा, चाहे भाजपा पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कई वार्डों में इन्होंने अपना समर्थन दे दिया जहां आज तक इनको प्रत्याशी नहीं मिले। कई वार्डों में जहां लोगों ने टिकट नहीं मांगे, वहां भी मजबूरन एंड टाइम पे लोगों को जबरदस्ती टिकट दिए। कई लोग जो इस टिकट के दावेदार थे, जो बरसों से पार्टी के एक पिछलग्गू की तरह लगे हुए थे, उन लोगों को दरकिनार कर दिया और दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जिनको जनता जानती नहीं है। या अगर मैं कहूँ अवांछनीय तत्व कुछ, उन लोगों को टिकट दे दिया। तो इससे एक साफ साफ दिखता है कि दोनों ही पार्टी आने वाले नगर निकाय चुनाव में दरकिनार होने जा रही है। पुरुषोत्तम सर, मेरी राय भानु जी से कुछ अलग है। मेरी राय यह है कि भाजपा और कांग्रेस ने, दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों का चयन इस बार बड़ी सावधानी से किया है। अच्छा, बड़ी सावधानी से किया हाँ, है। आपने एक पोस्ट भी डाली थी हाँ। कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस ने जो चयन किया है वो ज्यादा समझदारी दिखाई है। ये मानेंगे क्योंकि बीजेपी ने चयन करने में एक तो 3 वार्डों को रिक्त छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही है। 60 वार्डों का इतना सा गंगापुर है, उसमें 3 वार्डों को बीजेपी ने रिक्त छोड़ दिया और लगभग 2 और 3 वार्डों में बीजेपी ने सामने वाले प्रत्याशी से बहुत कमजोर प्रत्याशी जो है खड़ा किया, जबकि उसी वार्ड में बहुत मजबूत स्तर के प्रत्याशी मौजूद थे। हाँ, और उन्होंने टिकट की अपील भी की उनके थी। टिकट की अपील भी की थी, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीतिक कारण है जी। क्योंकि चुनावी चौसर पहले ही बिछ चुकी है। अच्छा, आप ये मत मानिए कि मतलब वो उन्होंने चुनावी चौसर बिछने के कारण जो गठबंधन की राजनीति बनने जा रही है इस चुनाव में, वो बीजेपी ने पहले ही प्लान करके और उसी हिसाब से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। तो ये जो है कि बीजेपी ने कम प्रत्याशी उतारे, दूसरा मजबूत प्रत्याशी 1-2 वार्डों में नहीं उतारे, कमजोर प्रत्याशी उतारे, आप चला के उतारे। मतलब ये नहीं कि मतलब वार्ड में मजबूत प्रत्याशी बहुत थे, प्री प्लानिंग के आधार पे, क्योंकि एक राजनीतिक चौसर बिछ रही है। जो बीजेपी तो ये चाहती है कि हम सभापति को पद को हथियाए और कांग्रेस ये चाहती है हम सभापति पद को हथियाए। अच्छा पुरुषोत्तम सर, एक चीज़ और निकल करके सामने आई है कि मीडिया में भी ये सुर्खियां रही, हम भी लगातार इस खबर को दिखाते रहे क्योंकि हमारे पास ऐसे इनपुट आए थे, सर्वे हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की रणनीति और कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति देख करके उम्मीदवार उतारे, ये कितना सही है? नहीं, ये तो आपस में क्या है, एन वक्त पे जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे निगाह रखे रहती हैं। हाँ, कि मुझे, और ये पार्टियों की मजबूरी है कि टिकट तो एक को ही देना है। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक वार्ड में। तो क्या है, कई वार्डों में आप ये देख लीजिए, अब आपको वार्ड नंबर जो जहाँ से ये मदन पचौरी जी और हरगोविंद जी कटारिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब आप देखिए दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेता है स्थानीय, बहुत करीबी, आप नहीं मानोगे। हाँ। मतलब धीरज मीणा जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उसके खास मित्र हैं मदन पचौरी जी। बिल्कुल। और हरगोविंद जी गुर्जर समाज के और रामकेश जी के खास हैं। हाँ। अब वहाँ पर स्थिति ये आ गई कि किसको टिकट दे दोनों में से, क्योंकि दोनों ही पार्टी एक ही जगह से मांग रहे थे। ठीक है। अब बाद में राजनीतिक रूप से फैसला ये हुआ कि हरगोविंद जी को जो है उतारा, उनका अनुभव, उम्र और उनके समाज में पैठ और वो मान लो। लेकिन मदन पचौरी जी नहीं माने, उन्होंने निर्दलीय लड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या है, पार्टी को भी बहुत परेशानियों का सामना पड़ता है, किसी वार्डों में ऐसी स्थिति आ जाती है। अच्छा भानु सर, बहुत सारी वार्ड ऐसे हैं जिनमें दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ी विषम परिस्थिति ये हो गई कि इसको खाया जाए या उगला जाए। बिल्कुल सही। ठीक है ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
इसके लिए भाई राजनीतिक पार्टी के दोनों नेता ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो चौसर बिछाई थी वो इस प्रकार बिछाई कि ये किसी का बुरा बनना नहीं चाहते। हालात ये हो चुके हैं, किसको टिकट दें किसको नहीं दें। जो 5 साल से 10 साल से इनके साथ चले आ रहे हैं, इनके साथ में, उसको टिकट दें तो बुरा, नहीं दें तो बुरा। दूसरा सामने वाला कद्दावर नेता है, उसको टिकट दें या नहीं दें। तो इस हालात इनके सामने ये हो गया, ना उगलते बन रहा ना निकलते बन रहा। अच्छा पुरुषोत्तम सर, पूरे 60 वार्डों में निर्दलियों का बोलबाला गजब है इस बार, बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये निश्चित है कि निर्दलियों को इस बार तवज्जो काफ़ी मिल रही है। और क्या है, इसके पीछे कई कारण हैं। निर्दलीय इसलिए खड़े होते हैं कि उन्हें पार्टी। अच्छा, इनको बागी कहोगे या निर्दलीय कहोगे? नहीं, बागी जब माना जाता है जब वो पार्टी का टिकट मांगा हो और पार्टी ने नहीं दिया हो और निर्दलीय लड़ा, लेकिन जब तक वो चुनाव जीतने के बाद भी यदि पार्टी में शामिल हो जाता है, ठीक है, तब तक वो यूँ माने जाएगा कि तटस्थ है, नहीं तो वो है। यदि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो निश्चित रूप से बागी ही नहीं, मतलब वो तो फिर दल बदलू ही कहलाएगा, कहने का मतलब। लेकिन यह है कि निर्दलियों का इस बार निश्चित रूप से निर्दलियों की बैसाखियों पर ही जो है ये नगरपालिका सभापति बनेगा। बिना निर्दलियों की सहायता से सभापति बनना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अच्छा भानु सर, कितनी सीट मान रहे हैं आप बीजेपी की, बताइए मुझे 60 में से? मेरा अगर आकलन जो अभी तक का देखा है मैंने, जो चूंकि चुनाव चिन्ह आज आवंटित हुए निर्दलियों को, बिल्कुल, और हालात तस्वीर धीरे धीरे साफ हो गई। लेकिन मेरा जो अभी मानना है, मेरा मानना है कि 20 का आंकड़ा ही छू पाएगी बीजेपी। बिल्कुल। पुरुषोत्तम सर, देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मेरा ये मानना है कि अभी करीब नहीं तो 9 तारीख तक स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी कि अभी धुंधली है। लेकिन मैं एक बात दावे से आपसे कहना चाहूँगा आज इस डी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कि बीजेपी चाहे जितनी सीट ले आओ, लेकिन कांग्रेस को उससे चाहे एक ही सीट ज़्यादा मिले, गंगापुर सिटी में कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी। कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी? ये बिल्कुल श्योर करें आप? ये बिल्कुल मैं सरकार निर्दलियों से बनेगी। इसके पीछे कारण भी है जी। इसके पीछे मैं आपको राजनीतिक कारण बताना चाहूँगा कि जो वार्डों का सीमांकन हुआ है, जो नए सिरे से 60 वार्डों का गठन हुआ है, उसमें लगभग 13-14 वार्ड ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से मुस्लिम प्रत्याशी जीत रहे हैं। अच्छा, अब आप सभी अपन पत्रकार हैं, क्या आप भाजपा में मुस्लिम 1 दर्जन जीतने की संभावना है? ठीक है, भाजपा में मुस्लिम प्रत्याशी सिवाय एक के कोई जीतने की मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई जीत जाए। एक कैंडिडेट, हाँ वो ट्रेडिशनल। लेकिन कांग्रेस और निर्दलियों में से ही सारे मुस्लिम प्रत्याशी जीतेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा से 10 सीटों से 8 सीटों से आगे रहेगी। सरकार बना सकती है कांग्रेस। लेकिन फिर निर्दलियों का महत्व क्या रहा? आप कह रहे हैं कि समर्थित सरकार बनेगी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सभापति इंडिविजुअल बन जाए कोई? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक बार आप थोड़ा सा निर्दलीय की वजह से बनेगी सरकार। ऐसा है कि ये तो है नहीं कि 60 में से 32-35 जो है कांग्रेस ले आई या वो ले आई। कहने मतलब है, मेरा ये कहने का मतलब है इस बार निर्दलीय भी कम से कम 15 तो ये तो जीत ही रहे हैं चुनाव। बिल्कुल। और आज मैंने कम से कम 15-20 वार्डों का दौरा किया और 15-20 वार्डों में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, करीब 7 निर्दलीय है ना, उनमें आगे थे जो मेरी लोगों से चर्चा हुई। हाँ, अभी तो मात्र 15-20 सीटों का जो महत्वपूर्ण सीटें हैं ना उनमें मतलब 7 निर्दलियों की स्थिति मजबूत है। तो लेकिन सबसे बड़ा मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस से वो बीजेपी से चाहे एक ही सीट आगे हो, लेकिन कांग्रेस भाजपा से इस बार नगर परिषद में आगे निकलेगी। इसके पीछे 3 वार्ड तो बीजेपी ने खाली छोड़ दिए जी, और 15 वार्डों पर मुस्लिम प्रत्याशियों का दबदबा है। ठीक है, तो 18 वार्ड हो गए। अब 18 वार्डों में अब आप स्थिति लगा लीजिए कि बीजेपी की क्या स्थिति है। अच्छा, एक बात और, एक बात तो बताता हूँ मैं जी आपको, बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय के अलावा है ना 4 या 5 सीट बसपा भी ले सकती है। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? बसपा ने भी काफी उम्मीदवार तो उतारे हैं। बसपा ने मेहनत की है, ये सब कुछ सही है, लेकिन ये है कि मेरा मानना ये है कि बसपा खाता जरूर खोलेगी।
गंगापुर सिटी में नगर परिषद में बसपा का खाता जरूर खुलेगा। मुझे हाँ उम्मीद लगती है। आज तक बसपा का खाता नहीं खुला नहीं है। हाँ लेकिन खाता खुल सकती है इस MLA में बार। भी लड़े बसपा में और सभापति में भी लगे तो हारे थे, लेकिन इस बार 4 से 6 सीट बसपा की आ सकती है। अच्छा भानु सर, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं भाजपा में जिन पर आपकी निगाहें बनी हुई हैं कि टिकट तो नहीं मिला लेकिन वो मैदान में हैं? और मैं चाहूँगा आप है ना इसको थोड़ा सा लें माइक को और फिर एक बार आप दोनों डिस्कस करें 5 मिनट के लिए। अजय जी, मैं सही बात तो यह है कि अभी बिना किसी का नाम लिए, क्योंकि कुछ पहलू ऐसे हैं कि जिनको अभी क्लियर नहीं किया जा सकता। क्यों पुरुषोत्तम जी? बिल्कुल सही। जब तक स्थिति अपने सामने स्पष्ट नहीं हो अपन किसी पहलू को स्पष्ट नहीं कर सकते, नहीं, और किसी भी पदाधिकारी और किसी का नाम लेना मेरे ख्याल में अपना उचित नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आज जो हालात बन रहे हैं, तो क्या अपन को लगता है इसमें निर्दलीय की सरकार बनेगी या नहीं? मेरा एक मानना है कि 1-2 बहुत मजबूत उम्मीदवार इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान नहीं? में। अभी जैसे एक अपन ने निर्देश देखा हाँ कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है हाँ वो भी एक सभापति के लिए खड़ा हो सकता हाँ, है। नहीं बिल्कुल, वो एक अलग पहलू है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। अभी पहले जो बात कर रहे हैं कि क्या निर्दलियों में भूमिका हो सकती है, तो मेरा ये मानना है कि गंगापुर सिटी में 1-2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पार्टी ने उनकी उपेक्षा की। नहीं, जैसा भी एक अपने है गीता देवी नरूका। हाँ, तो गीता देवी नरूका पूर्व में चेयरमैन रही है। नहीं, आपको गीता देवी का इतिहास पता नहीं है। गीता देवी नरूका जी का, गीता देवी जी नरूका को इस बार टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने, जबकि वो पूर्व में चेयरमैन रही है। लेकिन इससे पहले का इतिहास ये है कि गीता देवी नरूका जी, उनके जो ससुर हैं लक्ष्मण सिंह जी नरूका, वो भाजपा में थे पहले। हाँ, जिस समय 1990-92 में गोपाल सिंह जी धीरावत और लक्ष्मण सिंह जी ये भाजपा में थे। तो गीता देवी नरूका बीजेपी पृष्ठभूमि से उनकी ससुराल, ये जब ससुराल, हाँ, लेकिन और वो पारिवारिक दुर्गा प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, वो दुर्गा प्रसाद जी से संबंध उनके बहुत मधुर होने के कारण वो कांग्रेस में आए। लेकिन अब की बार जो है बीजेपी ने, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा भी हो सकता, मेरा जो मानना व्यक्तिगत, कि यदि चुनाव ये जीत जाती है गीता देवी नरूका, तो कहीं भाजपा में ही वापस अपने घर पे जो है वापस न लौट जाए। अच्छा, एक चीज सही बात है। नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा। ये बहुत अच्छा पहलू है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा फ्रंट में रहे कैमरे के, और पुरुषोत्तम सर आप यहाँ हैं, ठीक है? तो अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी जोरदार कही। पहली बात तो इसमें कोई संशय नहीं है कि देखिए गीता दी का अपना एक वर्चस्व है, बिल्कुल है ना, उनका अपना एक ऑरा बना हुआ है और लोगों में उनकी जो छवि है। अब उन्हीं के सामने जो कद्दावर खड़ा हुआ है नेता, वो है हनुमान जी, वो लोहे वाले कांग्रेस के हैं, और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के सबसे ज़्यादा वोटर भी हैं उस इलाके में। लेकिन उसके बावजूद भी क्या गीता देवी नरूका जी वाकई में उनको चुनौती पेश कर रही हैं? नहीं, गीता देवी का एक अलग ऑरा है। मतलब गीता देवी की राजनीतिक पृष्ठभूमि और कार्य करने की जो पिछले बार जो चेयरमैन रही थी, तो उन्होंने वाकई रूप से गंगापुर में विकास कार्य कराए थे। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस की सत्ता है और गीता देवी जी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो ये निश्चित रूप से गीता देवी जी, हालांकि गीता देवी की स्थिति कोई कमजोर नहीं मान सकते हम, बिल्कुल, लेकिन मतलब ये सामने जो प्रत्याशी है वो भी मतलब कम नहीं है। सही बात है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो जो है, तो इसलिए क्या है, कड़ा मुकाबला तो रहेगा। अजय जी, राजनीति में मेरा मानना ये है, राजनीति की ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कोई पासा पलट सकता है, कोई किधर भी करवट ले सकता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एंड टाइम पर कई बार पहले हालात परसेप्शन बदल जाते हैं। आज कई बार देखा है कि निर्दलीय लड़कर जो व्यक्ति दोनों पार्टियों से जुड़ा हुआ नहीं है, या कांग्रेस से जुड़ा हुआ है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो भाजपा अपनी पार्टी से रुष्ट होकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया उसने। क्यों? केवल इसलिए कि उस पार्टी के जो सदस्य हैं, पार्षदगण, वो उनके साथ मिल जाएं। इसलिए
इनका ये कोई भरोसा नहीं कि कब किधर पलट जाए। लेकिन हाँ, मेरा मानना ये है कि जहाँ तक गीता देवी का सवाल है, वो एक सशक्त दावेदार हैं। उनके कार्यकाल से पब्लिक भी खुश रही है, उन्होंने कार्य भी किया है, नो डाउट। इसमें उनके कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं आई। कोई आम पब्लिक का बंदा कभी भी कहीं भी पहुंच गया उनके घर पर या ऑफिस में, कार्यालय में, कुल मिलाकर के एक अच्छी छवि उन्होंने पेश की है। अच्छा पुरुषोत्तम सर, एक बात मुझे बताइए, बहुत कुछ लेख आप लिखते हैं, है ना, और शहर की बहुत सारी गतिविधियां हैं जिनको आपकी जो पोस्ट हैं उनको मैं भी पढ़ता हूं। पिछले 5 साल के अगर कार्यकाल की बात की जाए नगर परिषद की, तो मैं अपने हिसाब से इसको 2 भागों में बांटता हूं। 3 साल जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का विधायक था। 2 साल जब कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी। इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं पिछले जो कार्यकाल की अगर बात करूं तो आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल। कि इस बार जो 10 साल से, हाँ बिल्कुल, बीजेपी का बोर्ड 10 साल से बीजेपी का बोर्ड है और बोहरा परिवार 10 साल से बिल्कुल काबिज था। बिल्कुल। इस बार आखिर बोहरा परिवार को टिकट क्यों नहीं दिया? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि टिकट मांगा ही नहीं हो। नहीं, टिकट नहीं मांगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या इसके क्यों नहीं हुई? नहीं, क्या इसके पीछे कहीं कोई राजनीतिक कारण तो नहीं, या कहीं उनके आपसी मतभेद तो नहीं? हाँ, टिकट मांगने जरूरी नहीं है। आज मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि टिकट देने वाला कोई और है जिससे मैं नहीं मांग सकता, तो हो सकता है मैं टिकट नहीं मांगूं। लेकिन यदि वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, काबिल है, तो पार्टी का भी दायित्व बनता है कि उसको हाथ में टिकट पकड़ा है। यस यस। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ध्यान हो 2018 में भाजपा के 5 मंत्री आए थे गंगापुर से। यस। और खुद बोहरा जी ने विपक्षी पार्षदों को लेकर उनके खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया था, उन बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ। बिल्कुल। और अर्जुन पैलेस में बाहर सड़क पर बोहरा जी बैठ गए थे। मैंने उसको फेसबुक पर बहुत प्रमुखता से, बिल्कुल, तो कहने का मतलब है पार्टी ने ये गौर किया कि और टिकट के टाइम पे क्या होता है कि सारे सक्रिय विपक्षी सक्रिय हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बोहरा जी का वो जो रूप है वो ऊपर पार्टी मुख्यालय में पहुंच गया। अच्छा, इस दौरान अब की बार जो है ना वो उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहा टिकट में। इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं रहा कि ऊपर से ही संकेत मिल गए। हाँ। आप इसको राजनीतिक भाषा में अगर कहेंगे कि बोहरा जी के कार्यकाल से न तो क्षेत्रीय विधायक खुश थे उस समय, और न फिर वो लास्ट की जो राजनीति हुई 2018 में 2018 में अगस्त महीने में जो अर्जुन पैलेसवाड़ी वो बोहरा जी को इस चुनाव में मतलब भाजपा के भीष्म पितामह हैं वो गंगापुर सिटी के। हाँ, उसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ा है। लेकिन वो जो अर्जुन पैलेसवाड़ा नाटक है उसका खामियाजा उनको नहीं, लेकिन एक चीज तो हमको माननी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, मैं भी पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ और मैंने हर चीज को बहुत करीब से देखा है कि अगर 2 भागों में हम इस नगर परिषद के कार्यकाल को बांटें तो काम तो हुए, विकास के काम तो हुए, शहर का स्वरूप तो बदला है। मेरा प्रश्न वही है। शहर में विकास होना एक अलग बात है। नहीं, मेरा प्रश्न वही है कि क्या सही में उन 3 सालों में विकास हुआ? नहीं, विकास हुआ है। विकास के साथ साथ भूमाफियाओं की घुसपैठ भी बहुत हुई है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब हाँ, विकास भी हुआ है, घुसपैठ भी हुई है, भ्रष्टाचार भी हुआ है। लेकिन सब मिला के बात ये है कि बोहरा जी को उस अर्जुन पैलेसवाड़ी घटना का और वो जो मंत्रियों का धरना प्रदर्शन, मंत्रियों के खिलाफ, बीजेपी के मंत्री और बीजेपी का ही सभापति और वो जो है और विपक्षी पार्षदों को साथ लेके धरना दे रहे हैं, मतलब विपक्ष के साथ उनके खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये एक बोहरा जी को इस चुनाव के लिए नुकसान हुआ। नहीं तो निश्चित रूप से शायद बोहरा जी तिकड़ी लगाने की स्थिति में थे। ओके। अच्छा भानु सर, आपको क्या लगता है अगर इन 2 भागों में हमने बांटा है नगर परिषद के पिछले कार्यकाल को, तो वाकई में पिछले 3 साल में काम हुआ है? बाकी हाँ, मतलब पिछले 3 साल में शुरुआत के 3 साल थे, हाँ, उसी की जिसमें भाजपा की सरकार थी, बिल्कुल भाजपा का कार्यकाल था, भाजपा का विधायक था, उसमें वाकई में कार्य हुए हैं। बिल्कुल, गंगापुर के विकास कार्य भी हुए हैं। लेकिन इन 2 सालों में मैं शायद अगर कुछ कहूँगा तो बहुत कड़वा कहूँगा कि पार्टी ने इसको पूरा डंप कर दिया।
ठीक है। क्या कारण रहा, क्या नहीं कारण रहा, ये पूरी जनता के सामने सच्चाई से अवगत है पूरी जनता। क्योंकि 2 साल के भीतर कार्यकाल में जो हुआ वो ऐसा लगा जैसे एक नेगेटिव इश्यू को लेके चले हों, या बोर्ड है ही नहीं नगर परिषद का, मृत प्राय उसको जिसको कहा जाए। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी चीज की रही है। उसका खुलासा ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आप भी समझते हो, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी सब समझते हैं कि क्या कारण रहा है, क्या नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो पहले के 3 साल थे, जो नगर निकाय की सभापति थी संगीता बोर्रा, वो 3 साल में टॉप पे रही थी और बाकी 2 साल में वो डाउनफॉल में आ चुकी थी। अच्छा पुरुषोत्तम सर, चलिए ये राजनीति की बात हुई और अब बात करते हैं एक और चीज़ की। अब आज चुनाव चिन्ह सबको आवंटित हो गए और बागियों ने अपनी अपनी ताल ठोक रखी है। बीजेपी से भी उतने ही प्रबल दावेदार हैं साहब हर वार्ड में। बीजेपी से जो बागी हैं जिनको टिकट नहीं मिला, चाहे आप अंजू जाटव की बात कर लें या बहुत सारे ऐसे हैं मेरे सामने नाम जो बिल्कुल है ना जमीनी कार्यकर्ता थे, जिनको पार्टी ने तवज्जो नहीं दी और आज वो ताल ठोक रहे हैं। उनको दरकिनार करते हुए दूसरे लोगों को मैदान में उतार दिया गया। वो कहीं ना कहीं सरदर्द बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? उनमें से कितने तो हॉस्टाइल हो गए और कितने ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं? नहीं, पार्टी ने पूरा प्रयास किया होगा उनको मनाने के लिए, लेकिन क्या है कि राजनीति का जो इच्छा होती है जिनमें कि मुझे तो चुनाव लड़ना है, चाहे मैं हारूं या जीतूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देखो 5 साल में एक बार मौका आता है। ये तो है नहीं कि रोजाना मौका आते हैं। सही बात है। कार्यकर्ताओं का मौका 5 साल में एक बार आता है। तो हर कार्यकर्ता दरी पट्टी में लगा रहता है। तो ये निश्चित रूप से है कि कुछ वार्डों में ऐसी परेशानी निश्चित रूप से है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। तो इसका ये है कि निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर एक दिन हमने लाइव इंटरव्यू लिया था संतोष दुबे जी का। चेयरमैन पद के बड़े दावेदार माने जा रहे थे साहब, और कांग्रेस में विधायक साहब के बड़े करीबी थे, और ऐन वक्त पर बिल्कुल सेम डे उनका टिकट काट करके और दीपक प्रजापति जो पहले निवर्तमान पार्षद थे उनको दे दिया गया। अब इसको क्या समझा जाए? इसको ये समझा जाए कि क्या है कि राजनीति में ऐन वक्त ही होता है सब कुछ करने के लिए। ठीक है। ऐन वक्त पे सारे काम होते हैं, ऐन वक्त पे टिकट बदल भी दिए जाते हैं। जब तक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जो है वो लिस्ट नहीं पहुंचती है सिंबल वाली, तब तक टिकट भी बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति में सब संभव है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसमें न जाने कहाँ से कब दबाव आ जाए। ठीक है। जयपुर से फ़ोन आ जाए, दिल्ली से फ़ोन आ जाए कि तो एक फ़ोन पे सारे खेल हो जाते हैं। इस चीज़ का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये नमूना ये है कि आज से कुछ वर्षों पहले डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल को गंगापुर सीटी से भाजपा विधायक का टिकट दे दिया गया था। अच्छा। और ठीक जब नाम वापसी का था, सिंबल का था पेश करने का टाइम, और उनको सिंबल भी दे दिया गया। ठीक 3 बजने में 5 मिनट पर वैद गोविंद साय जी दूसरा सिंबल लेके आ गए, और भागते भागते जब 3 बजने में 2 मिनट रहे थे तब उन्होंने अपना सिंबल पेश किया। उनका बैलेट है। तो ये एक राजनीति है। तो उनका बैलेट रहा सिंबल, और सिंबल उनका बैलेट रहा, जो कि लेटेस्ट सिंबल लास्ट में सिंबल आता है उसका बैलेट माना जाता है। तो एक नई बात नहीं है, बहुत पुराने घटनाक्रम हो चुके हैं इस प्रकार के। राजनीति क्या बहुत गंदी है। कुल मिला करके ये है कि साहब ये राजनीति का जो खेल है ना, ये बड़ा अजीब है साहब। चाहे इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, चाहे सुंग वंश हो, चाहे सातवाहन वंश हो, लेकिन कुल मिला करके ये है कि सत्ता हथियाने के लिए जितने पापड़ बेल सकते हैं उतने पापड़ बेले जाते हैं। न रिश्तों की कोई गरिमा होती है, न कोई इंसानियत होती है। कुल मिला करके ये है कि सबको अपनी अपनी कुर्सी बचानी भी है और हथियानी भी है। कुल मिला करके ये कहा जा सकता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए आगे के पहलुओं पर, तो एक पहलू और निकल करके सामने आ रहा है कि अब इस शहर का मुस्तकबिल कौन होगा और क्या वाकई में इस शहर को विकास की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अपनी दुर्दशा पर ये शहर कहीं ना कहीं अब आंसू तो बहा रहा है। पुरुषोत्तम सर, नहीं, ऐसा है, शहर को एक ऐसे सभापति की आवश्यकता है जो शहर का चौमुखी विकास करा सके। बिल्कुल। इसके लिए ऐसे कई प्रत्याशी है, अभी
वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन अब की बार एक अजीब स्थिति और पैदा हुई है। वो पैदा ये हुई है कि डायरेक्ट पैराशूटी उम्मीदवार भी जो है सभापति का चुनाव लड़ सकता है। इसके पीछे बस उस उम्मीदवार को गंगापुर शहर की मतदाता सूची में, नगर परिषद की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। मतलब मैं भी लड़ सकता हूँ अगर चाहूँ तो? आप भी चाहो लड़ सकते हो। एक तो आपको प्रस्तावक आपका एक वार्ड मेंबर चाहिए जीता हुआ, और एक उसका नगर परिषद की सूची में जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। और जो नियम है वो सबके लिए समान है, लेकिन बाहरी प्रत्याशी भी, मतलब कहने वाला पैराशूटी उम्मीदवार जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनके अलावा। अब इसमें मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सभी चेहरे दिख रहे हैं ना आपको, वार्ड प्रत्याशी के रूप में, सभापति का दावेदार, सभापति के दावेदार, मुझे लगता है ये सारे चेहरे जो है उनकी कोई जो है वो नहीं रहेगी, अहमियत नहीं रहेगी। और एन वक्त पर कोई न कोई पैराशूटी उम्मीदवार कहते हैं जिसे। अब उसमें जो मेरे सामने स्थिति आ रही है, मैंने जो आकलन किया उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक पूर्व विधायक, ओके, ये आपने पोस्ट बहुत पहले भी डाली थी। मैं ये 2 साल से डाल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं हर पोस्ट को देख रहा हूँ आपकी को। एक पूर्व विधायक गंगापुर सिटी के, वो चेयरमैन, और एक पूर्व विधायक के पुत्र, ठीक, 2 इस मैदान में जो है डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं। नहीं, वर्तमान विधायक का भी मार सकता। वर्तमान विधायक की नहीं हो रही, पुत्र की बात हो रही है। पुत्र हो रही है, बिल्कुल। एक जो विधायक है ना, लेकिन अब ये देखना होगा हमें बारीकी से, क्या उन्होंने नगर पालिका गंगापुर सिटी की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है कि नहीं कराया है। इसके लिए अपन अगली जो मीटिंग होगी उसमें अपन इस पर अगर इन चीजों को देखा जाए जी, तो मैं भी पुरुषोत्तम जी के, इकबाल भाई साहब की बात से थोड़ा सहमत हूँ। लेकिन एक निचोड़ जो मैंने अभी बातों में निकाला 2 मिनट के भीतर, तो इस चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियों ने, कैसा चल रहा है सर, दोनों पार्टियों ने जो टिकट दिए वो यही सोच के दिए कि ये जीते हारे इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी तो सभापति का पंख पैराशूट से उतार रहा है। अच्छा, क्योंकि हो चुका है। अगर इन हालातों को अगर आप गौर करें, आप भी रोजाना लाइव चलाते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो अगर सब चीज़ों को देखा जाए, दोनों पार्टियों की लिस्ट देखी जाए प्रत्याशियों की, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों की सोच ऐसी है, बोलो कोई भी आ जा, जीतो या हारो कोई मतलब नहीं, हमें हमारे जो प्रत्याशी फिक्स है वो उतारना, उनका पैराशूट से उतारना है, इनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये जो नियम नया लेकर के आई है राज्य सरकार, इसको लेकर के भी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति है। अभी भी मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं मेरे पास क्या वास्तव में ये, लेकिन हमारे पास अभी अध्यादेश की कॉपी नहीं आई है। हाँ बिल्कुल, सर्कुलर है, उसकी कॉपी मैंने मंगाई है, शायद कल सुबह आ जाएगी। लेकिन ये कंफ्यूज है लोगों में कि वास्तव में मतलब इसमें शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। मतलब ये तो अब हम मानने को राजी हैं कि भाई हाँ निश्चित रूप से लड़ सकता है, लेकिन लड़ने के पीछे उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या टर्म का, वो सारी चीज़ें जो है कल 1-2 दिन में क्लियर होंगी। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ पुरुषोत्तम सर, इसकी आवश्यकता पड़ी कहाँ? जब गहलोत सरकार ने आते ही, सत्ता में आते ही इस कानून को जब लागू करने का प्रयास किया था, तो यूडीएच मंत्री जो हैं उनके शांति धारीवाल, उन्होंने सबसे पहले विरोध किया और सरकार ने इसको वापस रोल बैक कर लिया कि भाई ठीक है चलो ये कानून नहीं लगेगा। फिर अचानक ये अलादीन की जिन की तरह वापस निकल करके कैसे आ गया, मुझे तो कल पता चला इस बारे में। ऐसा है, इसके पीछे भी राजनीतिक कारण ही है। एक मात्र शांति धारीवाल जी के विरोध करने से या कोई बात की, सभी विधायकों का भी उन पर दबाव था मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर, कि चूंकि सभी विधायक चाहते थे कि मेरे परिजन या मेरे मित्र रिश्तेदार वो सत्ता में आए, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री सरकार पर दबाव बनाया, और दबाव बनाने के कारण उनको अभी नगर परिषद चुनाव के कारण ये रोल बैक करना पड़ा। और मेरा मानना यह है कि इस रोल बैक से कम नहीं तो 50% है न, 50% नगर परिषदों में पूरी जितनी हो रही है चुनाव, उनमें जो है इनको फायदा मिलेगा, सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलेगा। अच्छा, इससे नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है आम आदमी को? क्योंकि इससे तो भ्रष्टाचार पनपेगा या रुपेगा? आम आदमी तो हमेशा ही नुकसान में रहा है। आम आदमी से सरकार इनको पहले ये कह रहे थे, वो ये तर्क दे रहे थे। एक बहुत कहावत है कि अपने देशी भाषा में कहें
तो आम को दबा के चूसा ही जाता है। तो आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं है। आम जनता को तो एक निचोड़ने वाला वो बना रखा है फल कि जितना निचोड़ सको। नहीं, पर दुहाई ये दी गई थी जब इस कानून को लाया गया था कि साहब जो पार्षदों की खरीद फरोख्त है ना, तो वो इससे रुक जाएगी। आज से 15 साल पहले भी एक यही दुहाई देकर एक कानून लाया गया था कि सभापति का चुनाव डायरेक्ट करवाया गया था वार्ड पार्षदों के साथ। तो इस चीज को रोक के वार्ड पार्षद से डायरेक्ट ही करवाया जाना चाहिए सभापति का चुनाव। उसमें कहाँ प्रॉब्लम थी? इसमें यदि सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे तो वो रहेंगे निर्दलीय। उनकी 5 उंगलियां घी में रहेंगी और सर है ना कढ़ाई में रहेगा। क्यों रहेगा? 5 उंगलियां घी में तो रहेंगी, लेकिन जो सरकार का में बैठे हैं ना, वो फायदा उठाएंगे इसमें। उसमें नहीं, वो तो है ही। जो निर्दलीय हैं, अब क्या होगा, पहले तो क्या है 2 दल मिलके और आधे आधे निर्दलियों को घसीटते थे। अब क्या होगा, जैसे 10 दावेदार हो जाएंगे पैरासूट के। जरूरी आप यदि चुनाव जीत गए तो आप भी जो है ना, मतलब अगर आप नहीं भी जीतते और आपके कोई नहीं, आपका कोई भी समर्थित व्यक्ति जीत जाता है जो आपका प्रस्तावक बन सकता है, तो आप भी दावा कर सकते हो। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है 2 आदमी आप खींचोगे, 2 आदमी निर्दलीय वो खींचेंगे। तो निर्दलियों का भी क्या है, इस बार बहुत छुपते उनको बहुत बड़ा वो रहेगा, बोल वाला उनका रहेगा। तो उनको इसमें लाभ भी है और नुकसान भी है। दोनों पार्टियों से असंतुष्ट है निर्दलीय जो चुनाव मैदान में। लाभ भी है और नुकसान भी है। नहीं, नुकसान ज्यादा दोनों पार्टियों को। नहीं, नुकसान निर्दलियों को क्या, 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ये तो है ही है। लेकिन नुकसान ये है कि 2 उम्मीदवार सब लेके बैठ जाएंगे 10 आदमी। कहने का मतलब आज एक भाजपा के MLA पद के जो दावेदार हैं 3-4 साल से। जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एक प्रत्याशी के कितने भाव होंगे इसमें? भाव कितने होंगे इसके? सीधा सवाल। भाव तो ऐसा है, पिछले चुनाव में हम देख चुके। पिछले नगर परिषद चुनाव में मतलब ये आकलन किया जा रहा है कि मतलब 20 पेटी से 50 पेटी तक की जो है ना बातें हो गई। ठीक है। इस बार अब एक प्रत्याशी को कितनी पेटी मिल सकती है? इस बार ऐसा है, इस बार निश्चित रूप से जो धनाढ़ प्रत्याशी हैं, सभापति पद के दावेदार धनाढ़ जिनकी गंगापुर के वो माने जाते हैं VIP, यस, तो वो सभापति बनने के लिए लालायित हैं। पुरुषोत्तम जी, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ढपे छुपे शब्दों के बजाय मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जिसके पास नोटों की गड्डी है वही सभापति बन पाएगा। तो फिर वो काम करेगा नहीं, जहाँ उसको नोट देख के सभापति बनना है तो सबसे पहले उसका काम रहेगा नोट बनाना, अपना नोट कमाना। आज अगर यही हालात होते तो गंगापुर के जो विकास कार्य हैं वो पूर्ण क्यों नहीं हुए? क्यों गंगापुर की जो ये नहर रोड की कुशालगढ़ परियोजना है, बिल्कुल सीवरेज लाइन है, चंबल योजना है, रेल योजना है, क्यों पास नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? जबकि अंडरपास है, वो आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में अंडरपास बन गया, नहीं गंगापुर का आज तक अंडरपास नहीं बना। अच्छा पदम जी, वो सॉरी पुरुषोत्तम जी, पदम जी तो खुद इस वक्त चुनाव पदम जी तो इस वक्त खुद प्रत्याशी हैं। पदम जी इस बार गंगापुर सिटी में जो है अपनी बिक्की पे जो है चुनाव प्रचार में धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और एक ही परिवार से 3 लोग लड़ रहे हैं। पदम जी कितना मिल जाएगा उसमें? पदम जी इस बार इतिहास बढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि पदम जी को हम सब शुभकामनाएं। हार रेखा या जीतेगा नहीं, देखिए भानु सर, लेकिन हमारे मित्र हैं तो हम उनको शुभकामनाएं ही देंगे कि पदम जी बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, बहुत मेहनती आदमी भी हैं और उन्होंने अपने वार्ड के लिए काम भी किया है। अजय जी, यदि वार्ड में उन्होंने काम किया होगा तो उनको कोई नहीं हरा रहा। 5 साल बाद यदि ये वार्ड वाले जानते हैं कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया पदम जी ने, तो इसलिए अपन इसका आकलन न करें। हमारी तो ये शुभकामना है कि वो चुनाव जीते हैं। 5 साल उसने बाढ़ में काम किया है और मैं भी 1-2 बार उसके बाढ़ का सर्वे कर चुका हूँ जी, लेकिन बाढ़ वाले ने उसके लिए कहा पूरे जीतने। नहीं, बिल्कुल पदम जी बहुत मेहनती आदमी और ईमानदार आदमी है। सबसे बड़ी बात है कि दिन रात उन्होंने काम किया है। अच्छा, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनकी स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट है।
दो वार्ड ऐसे निकल करके सामने आए जिनमें दो ही प्रत्याशी हैं, इसके अलावा कोई निर्दलीय नहीं है। एक 18 नंबर, एक 27 नंबर। अच्छा। एक तो ये जो कृष्ण कुमार जी लड़ रहे हैं झाम। कांग्रेस से, नहीं झाम नहीं, ये कुबेर मेडिकल, हाँ, बिल्कुल, कुबेर जी, मेडिकल। उनके सामने वो है दीवान चंद जी पंजाबी। एक तो ये वार्ड है और एक दूसरा है 28 नंबर है। 27 नंबर है। दोनों में दो कैंडिडेट हैं और लगभग में गंगापुर में 10 वार्डों की स्थिति तो आज की डेट में क्लियर हो गई। 10 वार्डों की, ज़्यादा नहीं। अच्छा, किसको मान रहे हैं? 10 वार्डों में तो मतलब बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, सभी पार्टियों के लिए नहीं है ये। टोटल 10 वार्डों की स्थिति तो लोग मानस बना चुके कि हमें किसको वोट करना है। ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी धीरे धीरे 2-3 दिन में, 4 दिन में देखा जाए ना तो 9 तारीख को एग्जिट पोल के हिसाब से 9 तारीख को सारी स्थिति, ज्यादा नहीं तो 80% स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी का बोलबाला रहेगा, कांग्रेस का रहेगा, निर्दलीय का रहेगा, या बोर्ड किसका बनेगा, कौन दावेदार उभर के आ रहा है। क्योंकि जो भी सभापति का दावेदार होगा कहीं न कहीं वो इन चुनावों में खुल के अपनी कार्रवाई को अमल में लाएगा। अच्छा, कुल मिला पार्टी निर्दलियों के अलावा बना नहीं सकती। अच्छा, कुल मिलाकर कोई भी सभापति अपने दम पर नहीं जीत सकते, नहीं बना पाएगा। नहीं, अपने दम पर कोई भी न तो भाजपा बना सक रही है, मेरे व्यक्तिगत जो हिसाब से न कांग्रेस बना पा रही है और न ही कोई निर्दलीय अपने दम पे नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के पास तो काफी प्रत्याशी हैं ये। अब निर्दलियों की बात करें तो गंगापुर सिटी में 1 या 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय लड़ते हुए सभापति बनने की दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। उनमें एक नाम आ रहा है गीता देवी नरूका का, बिल्कुल, और 1-2 नाम और भी हैं जो, अब मान लो मदन पचौरी ले लो आप। अच्छा, मदन पचौरी अगर बाय द वे चुनाव जीत जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो धीरज मीणा जी के मित्र हैं, कहीं वो हाथ मिला ले, वो शामिल। इसी प्रकार गीता देवी नरूका है, उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की, उनके ससुर की रही है। तो ऐसा भी होता, जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होके और बीजेपी वालों को। अच्छा, वार्ड नंबर 12 से एक बार फिर भाग्य आजमा रहे हैं राजेश जैमिनी जी, जो निवर्तमान पार्षद हैं और वाकई में उन्होंने राजेश जैमिनी की भी वार्डों में प्रशंसा की जा रही है। तो वो भी मतलब मजबूत प्रत्याशी है। हालांकि अब चुनाव में उनका क्या वो रहेगा ये तो वार्ड की जनता तय करेगी। लेकिन काम तो की। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, चलो अपन अपनी अजय जी सब है कि कुछ महीने से या साल 1.5 साल से अपन एक देखते चाह रहे थे कि गोपाल भाई सिलेट वाले गायब हो गए बिल्कुल। 1 मिनट, हर बार ये कहते थे कि जिसको 60 वार्डों में चुनाव लड़ना है वो मुझे बायोडेटा भेजे, मैं अपने चुनाव लड़वाऊंगा। जब ये चुनाव का फॉर्म भरा ही आई और जब चुनाव का टाइम आया तो न गोपाल भाई के प्रत्याशी दिखे न गोपाल भाई खुद दिखे। नहीं, गोपाल भाई से मेरी अभी बात हुई है इस लाइव से 10 मिनट पहले ही। इस लाइव से 10 मिनट पहले ही गोपाल भाई से मेरी बात हुई है। गोपाल भाई मुझसे वो नए कानून की परिभाषा पूछ रहे थे। पूछा था, बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि मैं वो जो कहते हैं ना कि नए कानून की उसमें तो ऐसे गोपाल भाई जैसे बता रहे हैं कि वो या उनका पुत्र चेतन अग्रवाल वो सीधा सभापति वो सभापति के चुनाव लड़ता। तो इसी प्रकार गंगापुर में जो 3-4 VIP हैं जो बहुत ज्यादा मजबूती रखते हैं आर्थिक रूप से, उनके भी फोन आए मेरे पास। अच्छा, तो कहने का मतलब है आप ये कानून का विश्लेषण करना चाह रहे हैं वो। मतलब कहने का मतलब है कि हर किसी की गिद्ध सी निगाहें हैं और मुझे लगता है कि एंड टाइम पे यही बम फूटेगा। कुल मिलाकर क्या आप मानते हो कि अगर देखा जाए तो पूर्व विधायक के पुत्र भी पहले विधायक का चुनाव लड़ चुके? नहीं तो सभापति का लड़ने में क्या दिक्कत है? मैं वही पूछ रहा हूँ, तो क्या वो भी सभापति के चुनाव में आ सकते हैं? बिल्कुल, जिसका नाम गंगापुर सिटी मतदाता सूची में है नगर परिषद चुनाव की में, नहीं उनका नाम है यहाँ। हाँ, तो और जिनके पास आर्थिक रूप से अच्छा वजूद है, हाँ? वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। पात्र होने चाहिए जो नगर परिषद के नियम कायदे हैं, संतान और ये जो भी नियम है, एक व्यक्ति जरूरी है। अगर क्या इस हिसाब से देखा जाए तो ये वार्ड पार्षदों के चुनाव तो फिर बेकार है। नहीं बेकार नहीं, मेरी बात सुनिए भानु सर, आपकी जो बात है ना वो बिल्कुल वाजिब है। एक बार कि उसका सेंस ही क्या निकला? नहीं, वार्ड पार्षद का मतलब ही नहीं रहा। लेकिन वार्ड पार्षद ही तो वोट करेगा ना।
क्या वोट तो बार पार्षद ही कर रहा है, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है जो खड़े होंगे उनको। लेकिन जब पैराशूट से उसको उम्मीदवार उतार रहा है, हाँ तो सभापति का पहले भी तो हरिप्रसाद बोहरा जी और सुरेश सिंघल में डायरेक्ट फाइट हुई थी, उन्होंने जनता ने की थी, वो डायरेक्ट फाइट में जनता ने वोट दिए थे। चलिए तो अब जाते जाते कुल मिलाकर के हमारी जो डिबेट है, इससे भ्रष्टाचार कितना बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। चलिए अब कुल मिलाकर के काम तो होगा नहीं, चलिए और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जितने भी जो पैसे खरीद फरोख्त के होंगे ना, वो जो सभापति बनेगा वो अपना पैसा निकालने की। चलिए इकबाल सर अपनी पोजीशन लीजिए पहले तो आप, ताकि कैमरे में नजर आए। और दूसरी बात यह है कि जाते जाते कुछ सटीक से सवाल और कुछ सटीक से उनके जवाब बहुत सीमित समय में। प्रमुख मुद्दे गंगापुर शहर के, गंगापुर सिटी के प्रमुख मुद्दे तो अभी चंबल का पानी, लोगों को पानी नहीं मिल रहा पूरी तरह से। ओके, बिजली आ रही है लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत सुधार सड़कें तो गंगापुर की सड़कें और ट्रैफिक व्यवस्था तो गंगापुर का, ये मान लो भगवान ही मालिक है ट्रैफिक व्यवस्था की और सड़कों की। ठीक है, सड़कों में आप नहीं मानोगे कि रोज आना 10-20 जो है लोग बाग गिरते हैं, ऐसे गड्ढे हो रहे हैं कि आप जा कहीं रहे हो और गाड़ी जाएगी कहीं, मतलब तो कहने मतलब है सड़क और ये पानी और ये गड्ढे और सुरक्षा और ये वाहन मतलब यातायात, ये सब स्थिति ऐसी है जिसमें गंगापुर को बहुत सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, आपकी नज़र में, आप बिजनेसमैन भी हैं, गंगापुर में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का, सफाई का, और मुख्य मुद्दा है अतिक्रमण का और बाजारों में भारी ट्रैफिक का। बाजार सकड़े होते जा रहे हैं, पब्लिक चौड़ी होती जा रही है। लोगों ने अपनी दुकानों के आगे 10-10 फीट आगे तक, 5-5 फीट आगे तक तख्ते लगा लिए, उसके आगे वाहन खड़े हैं, उसके आगे दिन भर मार्केट में जो माल लेके आते हैं लोडिंग वाहन, 4 व्हीलर वाहन, 2 व्हीलर वाहन, वो हो जाते हैं। रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके, पब्लिक को परेशानी। अगर इन चीज़ों को सुधार किया जाए तो जो अनाधिकृत निर्माण हुए हैं अवैध रूप से, आज गंगापुर में भूमाफियाओं ने अवैध निर्माण में, अगर एक तरफ से गंगापुर के नक्शे को उठा कर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा गंगापुर अवैध निर्माण की चपेट में आ सकता है। तो ये सबसे बड़े प्रमुख मुद्दे रहेंगे। ट्रैफिक का मामला ये है। इकबाल सर, क्राइम को आप कवर करते आए हैं, मुझे बताइए ट्रैफिक के बारे में मेरी बात पूछो। ट्रैफिक का मामला ये है कि जितनी गंगापुर की आबादी है उस हिसाब से स्टाफ ही नहीं है। 4-5 ट्रैफिक हैं, इसलिए जाम लगता रहता है हमेशा। तो इसमें क्या है, ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात इसका होना चाहिए इसके अंदर। कुल मिलाकर के ये है कि साहब अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचें तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। कुल मिलाकर के ये है कि हम अपनी जो समस्याएं हैं ना उनको बरसों से अमली जामा पहनाते आए हैं साहब, और क्या करें, हम हिंदुस्तानी हैं, हमको समझौते करने की आदत है कि ये चलता है तो इसको चलने दो, और ये इसी तरह चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति अब हमको बदलनी पड़ेगी कि अब नहीं चलेगा साहब, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जैसा इन दिनों गंगापुर सिटी की पुलिस और जिला पुलिस करके दिखा रही है। जी हां, लगातार क्राइम के खिलाफ लगातार अपडेट करती आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी लगातार सक्रिय हैं, और ना सिर्फ जिला अधीक्षक सुधीर चौधरी बल्कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीना लगातार ऐसे बड़े अपराधियों के खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं और धरपकड़ का अभियान चला रखा है जो फायरिंग की या गोलीकांड की घटनाओं में शामिल रहे हैं। आज इसी घटना के अंतर्गत 5 माह पहले एक घटना घटी थी रेंडायल गुजर में, और उसका मुख्य आरोपी था लव सिंह। उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई इसको लेकर के, और पूरा खुलासा किया पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना ने, और उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, और अब कितना ही बड़ा शातिर अपराधी हो बचेगा नहीं। और 30 दिसंबर का टाइम उन्होंने खुद को दिया है। इससे पहले गंगापुर सिटी, वजीरपुर और पीलौदा थाने के जितने भी वांछित अपराधी हैं वो या तो खुद को सरेंडर कर दें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बिल में घुस करके पकड़ा जाएगा और सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आप क्राइम की रिपोर्ट कवरें करते हैं, कैसी पोजीशन चल रही है इस समय पुलिस की? इस टाइम जब से हिमांशु शर्मा और कालूराम मीना जी पुलिस उप अधीक्षक आए हैं, तब से बदमाशों में हड़कंप सा मच गया है। खौफ तो है, खौफ बहुत तगड़ा खौफ है। इतना खौफ है कि गंगापुर छोड़ के भाग गए बदमाश लोग। बिल्कुल, और कालूराम जी ने तो कहीं ना कहीं कहा है कि या तो चले जाओ या तो या फिर आ जाओ अंदर, है ना? बिल्कुल। अच्छा, क्राइम को लेकर के
क्या क्राइम जो चल रहा है इन दिनों गंगापुर में सुरक्षा को लेकर? क्राइम जो चल रहा था, हालात जो बद से बदतर हो चुके थे अब कुछ महीनों से कंट्रोल में आए हैं। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। वाहन चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगा है। दूसरा जो क्रिमिनल वाहन चोर हैं उनको करीब करीब पकड़ लिया है। क्रिमिनलों में एक भय बैठा हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एक जो नई रणनीति बना रखी है कि किसी को ये पता नहीं चलता कि सादा वर्दी में कब कहां से कौन आया और किसको उठा ले गया अपराधी को। सेटिस्फाई हैं आप पुलिस की जो कार्यप्रणाली है इन दिनों क्राइम को लेकर? नहीं, पहले के मुकाबले तो ठीक सुधार हुआ है, सुधार अपराधों में कमी आई है बहुत। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई पुलिस करती रही तो फिर मजे आएंगे साहब, और कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद होगा। पैरासूट चेयरमैन पर रिकॉल सिस्टम लागू नहीं होगा। हाँ सर, ये जो रिकॉल वाला है ना, राइट टू रिकॉल, ये बिल्कुल लागू है। एक साल में इस पर क्या है, पूरी गाइडलाइन जो है उसके अध्ययन की आवश्यकता है। नहीं, हमने किया है सर। हाँ, तो अगर रिकॉल वाला लागू है और तो वो सभापति पे भी शुरू होगा, सभापति पे भी लागू होगा। वो तो नगर परिषद की जो पूरी की पूरी है है ना गाइडलाइन, उस पे भी लागू होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर नगर परिषद का आपका जो वार्ड मेंबर है वो काम नहीं करता तो एक साल बाद में आप उसको 25% मत के आधार पर वापस हटा सकते हो। तो ये नियम सभापति पर भी लागू, पार्षद से चेयरमैन बनने पर लागू होता है, पैरासूट बनने वाले सभापति पर यह लागू नहीं होगा। ये हमारे किसी दर्शक ने भेजा है। अच्छा, आपने देखा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, और हम इसका विश्लेषण जरूर करेंगे कि आखिर ये नियम किस पर लागू होते हैं, और अगर पैरासूट पर ये नियम लागू नहीं होता तो ये तो और भी बदकिस्मती है साहब, है ना? बदकिस्मती है ही नहीं गंगापुर की। एक तो वो पैरासूट, एक तो वो है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कम वक्त बाहर से आया, ऊपर से अब उसको हटा भी नहीं, और जम के बैठ गया फेविकॉल की तरह, है ना? देखिए भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ेगा इससे। अच्छा, बहुत ज्यादा। अब कौन सा कम है? अब भी खूब बढ़ रहा है। एलईडी की बात कर लो, पट्टा की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो साहब, नगर परिषद की फाइलों को जब खंगालोगे ना आप, अगर आप देखा जाए तो मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ, बहुत कड़वा कहूँ, तो अगर आपको नगर परिषद में काम कराना है तो आपके जेब में पैसा है तो काम होगा, पैसा नहीं है तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वेरी गुड। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है नगर परिषद की। आपको वहाँ जाइए, किसी की जरूरत नहीं है दलाल की, आप डायरेक्ट जाके बात करिए, कितना पैसा लगेगा, पैसा बता देंगे, काम हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल अभी अभी अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो नगर परिषद की पट्टे की फाइल एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ मिली थी। हाँ बिल्कुल, पकड़ा हुआ तो थी, क्यों, और कहाँ से आई थी? कहाँ रफा दफा हो गया वो सब रफा दफा हो गया। आज भी वो व्यक्ति बाकायदा काम कर रहा है। अब तक जाने दर्जनों प्रकरण आ गए और दर्जनों रफा दफा हो गए। मैंने कुशाल लेक के भ्रष्टाचार के लिए हाँ मैंने लगाई थी। एसीबी में कंप्लेन की थी, एसीबी की जांच भी हुई, एसीबी के अधिकारी मेरे घर भी आए, सारे बयान भी रिकॉर्ड हुए। अब लास्ट में वो लिखते हैं, पुरुषोत्तम जी आप इसके सारे दस्तावेज ओरिजिनल प्रस्तुत करें। अब जब एसीबी को मैं दस्तावेज की सब जानकारी दे रहा हूँ तो एसीबी को मुझे दस्तावेज देने की आवश्यकता कहाँ? हाँ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है। ये है गंगापुर नगर परिषद के कि ये जो नेहरू पार्क में जिस समय अपन लाइव दिखा रहे हैं, जिस जहाँ से अगर आपके पास पैसा है और आपके कॉन्टेक्ट है तो नेहरू पार्क की जमीन आपके नाम पट्टा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर के है कि बहुत पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी कि कोई बहुत बड़ा ठग था जिसने ताजमहल को बेच दिया था, और जब उसकी रजिस्ट्री होने लगी तब पता चला कि ताजमहल का सौदा हो चुका है, पैसा लिया जा चुका है, बस उसको नाम करना शायद गंगापुर नगर परिषद से जुड़ा हुआ होगा कहीं ना कहीं मामला। हाँ, तो कुल मिलाकर के यह है साहब कि देखो, सच कुछ ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये पब्लिक है साहब, और ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, और ये पब्लिक है ये सब जानती है। और आज के ज़माने में तो कम से कम पब्लिक से कुछ नहीं छुपा हुआ साहब। और कहते हैं ना कि जब ये अपनी पे आएगी तो तख्तो ताज भी पलट सकती है, और जब ये अपनी पे आएगी तो आपको बड़े से बड़ा तख्त पहना भी सकती है। पहले दिन ये मालूम पड़ जाता था किसका बोर्ड बनेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज बोर्ड देख के आने तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा बिल्कुल किसका बोर्ड बनेगा, कौन जीतेगा। कैंडिडेट को अभी मैं एक जानता हूँ, पिछले 10 साल पहले एक व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ा, जब उसके वोट पड़े तो कुल मिला के उसको 141 वोट मिले।
अब उसने गणना शुरू की। गणना शुरू करने के बाद जब अपने वार्ड में गया तो वार्ड की लिस्ट देखी तो वार्ड में से एक भी वोट नहीं था। ठीक है। तो जब वो बैठा हमारे पास, बोल भाई साहब इतने वोट मिले, इतने में वो ठीक है, पर तेरे वार्ड में ये बता तुम्हारे 27 वोट थे वो कहाँ गए तुम्हारे घर वालों के? बोले भाई साहब ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं उसको छोड़, 13 वोट तेने किसको डाला? उस व्यक्ति को खुद का नहीं पता कि वो वोट किसको डाल दिया। तो कुल मिलाकर के यह है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि जनता बहुत सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करे और अपने वार्ड में से योग्य व्यक्ति को चुन करके ही नगर परिषद तक पहुंचाए। और रही बात सभापति की, बिल्कुल, तो वोट जरूर करें, बिल्कुल, मतदान तो हमारा अधिकार है और ये आपकी ताकत है सर। अच्छा, और हाँ, शादियां बहुत हैं, लेकिन वोट डालने में कितना टाइम लगता है साहब? लेकिन बहुत से 2 दिन पहले निकले। हाँ, 5 मिनट का टाइम उसके लिए भी निकालें। मैं सभी पत्रकार साथियों की ओर से भी आम जनता गंगापुर सिटी नगर परिषद के जो मतदाता हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपना वोट जरूर डालें, चाहे वो किसी भी रूप में किसको भी दें, लेकिन वोट जरूर करें। नहीं, बिल्कुल, मतदान आपका अधिकार है साहब और ये संविधान ने आपको दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी ताकत है, इससे आप अपने शहर का मुस्तकबिल चुनते हैं, आप अपना मुस्तकबिल चुनते हैं, तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करें 11 दिसंबर को। और कुल मिलाकर के ये है कि सही को चुनें, अच्छे को चुनें। जब घड़ी डिटर्जेंट के पाउडर के इस्तेमाल में पहले ये आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं भरोसा ज़रूर करें, बिल्कुल भरोसा करें कि हाँ ये योग्य है, ये डिजर्व करता है। अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, अवश्य करें, ये तो आपका अधिकार है, बिल्कुल। तो इनका जरूर करें। क्राइम की जितनी खबरें थी हमने आपको बता दी, सवाई माधोपुर जिले में क्या कुछ चल रहा है वो बता दिया। सबसे बड़ी पॉजिटिव, हाँ, कोरोना पॉजिटिव की क्या रिपोर्ट है? 27 आज गंगापुर में। अच्छा, इनको बंद कब कर रहे हो आप इकबाल जी? बंद तो क्या, अभी जनवरी तक चलेगा ये मामला। चलेगा? चलेगा। उसके बाद वैक्सीन आ जाएगी? उसके बाद वैक्सीन आ जाएगी और उसके बाद में ये अपन को चुनाव के बाद में रात्रि कर्फ्यू लगाना जरूरी है। हाँ, आज इसको लेकर जिला कलेक्टर से भानु सर ने खुद ने ही सवाल ये पूछा था कि सर क्या गंगापुर में रात्रि कर्फ्यू लगने वाला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी चुनाव तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम्स बढ़े और ऐसे नजर आए तो फिर लगाया जा सकता है। उसमें भी उन्होंने एक शब्द कहा था कि पूरे जिले में ना लगाकर केवल गंगापुर सिटी के ऊपर ही विचार किया जाएगा, क्योंकि अभी अब तक 640 आ चुके हैं पॉजिटिव गंगापुर सिटी। 12 से 13 मौत हो चुकी है। आपने 12 से 13 तो मौत सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन मैं तो कह रहा ये दुगनी मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार इसको दबा रही है, बता नहीं रही है सही गिनतियाँ। जिनकी कोरोना जांच नहीं हुई है वो यदि कोरोना से मरे तो उनकी सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और है जी, कई लोग जैसे बाहर रह रहे हैं गंगापुर के और वहाँ डेथ हुई है, हाँ, तो उसका रिकॉर्ड वही है, तो उसका रिकॉर्ड वही गंगापुर में नहीं दिया है, गंगापुर में नहीं है। बिल्कुल सर, कुल मिलाकर के बहुत सारी कहानियां नहीं निकल करके और आएंगी, लेकिन वो तब आएंगी साहब जब कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर इसका भी तो एक घोटाला निकलेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की तो फितरत रही है। सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, विश्व का सर्वाधिक बड़ा घोटाला है कोरोना घोटाला, है ना। पहले निकला चारा घोटाला, फिर निकला कोरोना घोटाला, फिर तेल की घोटाला, है ना, कोयला घोटाला। इसमें सारे जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष और ये जो हैं प्रधानमंत्री, राजनेता जो भी हैं सब शामिल हैं और फिर इनकी चलेगी। देखो अगर देखा जाए तो सन 89 में है ना छिपाने के लिए ये कोरोना पॉजिटिव लाया। सन 89 में 1989 में हर्षद मेहता घोटाला और जैन बंधुआ का घोटाला जैन डायरी देश का सबसे बड़ा घोटाला था। शायद वो एक घोटाला इस कोरोना में निकलेगा। और जैन डायरी छोटी डायरी थी और वहाँ में बड़े बड़े अधिकारियों के और अफसरों के नाम थे। कुल मिलाकर के यह साहब आप कितने भी घोटाले कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर ये जो आम आदमी है ना साहब, इसको कभी तो खास बना दीजिए और इसको चूसना बंद करिए साहब। इसकी भी थोड़ी सी सुन लीजिए। इसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, इसे सड़कें चाहिए जिसका ये टैक्स देता है, इसे पानी चाहिए जिसका ये बिल देता है, इसे बिजली चाहिए जिसका ये पैसा अदा करता है आपको, और कुल मिलाकर के इसे सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए। आम आदमी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पहले के ज़माने में कहा करते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये आम आदमी की ज़रूरत हैं, लेकिन आज कहा जाता है कि ज़रूरतें अपने पैसों से पूरी होती है और शौक
तब पूरे हुआ करते थे जब हम पिता के कंधों पर बैठ करके और मेले देखा करते थे। कितनी सही बात है और कितनी गलत कहा है ना। अपने पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, मगर पिता के कंधों पर बैठ करके जब मेला देखते थे तब अपने शौक पूरे हुआ करते थे। तो कुल मिला करके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये लाइव डिबेट जो है वो आज पसंद आई होगी, और इसी तरह कुछ बड़ी हस्तियों से हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। और अब तो चुनावी चौसर जो है ना वो लगातार इसी तरह जमती रहेंगी। किसने कहाँ अपना प्यादा फिट किया है, कौन होगा वजीर और कौन देगा मात, शतरंज की शह पर नगर परिषद 2020 के इन चुनावों पर हमारी बराबर नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सिर्फ चुनावों पर नहीं, आम आदमी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पर भी हमारी नज़रें लगातार बनी रहेंगी। नांदोती से आज खबर भेजी थी हमको राजेश अवस्थी ने कि वहाँ आज भौमिया जी के मंदिर में फिर से चोरी की एक घटना हुई है, लेकिन पुलिस अब से पहले की ही घटनाओं का खुलासा नहीं कर पाई, तो इसका तो क्या कर पाएगी। बस इतना ही होता है कि 4 पुलिस वाले पहुंचे, रिपोर्ट दर्ज की, मौका मुआयना किया और जांच चलती रहेगी और कुछ लम्बे बाद उस पर एफआईआर लगा दी जाएगी। यही तो होता है साहब, और अब तक यही होता आ रहा है कि सिर्फ वो है ना दामनी फिल्म का कि तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन फैसला कभी नहीं हो पाता। चलिए लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इन खबरों को। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल से कोई शिकायतें आप लोगों को? अच्छी चलती हैं खबरें हमारी? न्यूज़ पोर्टल बढ़िया, अपना शहर का अच्छा विश्लेषण सभी प्रकार की। हाँ भानु सर, आप देखते हैं नहीं देखते आप? तो मैं कंटिन्यू देखता हूँ। मेरा मानना है कि जी न्यूज़ पोर्टल एक तीसरी आंख की तरह उभर के आया है गंगापुर सिटी में, जिसकी नज़र हर पल हर जगह लगी हुई है। और अगर यही आलम रहा तो शायद लोग बाग जी न्यूज़ पोर्टल के नाम से एक ये स्थिति आ जाएगी कि लोग ये कहेंगे अगर कोई भी खबर की सच्चाई जाननी है तो जी न्यूज़ पोर्टल देखिए। नहीं बिल्कुल, 90% गंगापुर सिटी के अंदर जी पोर्टल देखते हैं, और गंगापुर के अलावा देश विदेश तक जी पोर्टल का इंतजार करते रहते हैं कि कब 9 बजे और कब हम जी पोर्टल। शिकायत है हमें। जी बताइए। देखिए कारण क्या है, पहले आपने 8 बजे से लाइव चलाया शुरुआत में, बिल्कुल, फिर 8:30 कर दिया, अब 9 कर दिया। थोड़ा सर्दी का टाइम है, पब्लिक का भी ध्यान कीजिए। अच्छा, इतना टाइम मत बढ़ाइए इसको। 8 बजे का टाइम कीजिए, इसको 8 बजे 8 बजे का टाइम कीजिए, ताकि क्या होता है कि पब्लिक फ्री होकर अपना जब डिनर का टाइम होता है तो उस समय लाइव देख सकती है उसको। हफ्ते भर बाद में शीतलहर चलेगी, और शीतलहर चलने के बाद में फिर लोग रजाई में घुस जाएंगे। देखो अजय जी, अच्छा, फिर आपका जी पोर्टल रजाई में भी काम नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा वही है, हिना फिल्म का एक गाना मुझे याद आता है कि मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है और मैं देर करता नहीं, अक्सर देर हो जाती है। तो वही बात है साहब। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल हम भी ये कोशिश करेंगे कि अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो इसको हम जल्दी करें। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है कि चुनावों की वजह से, हाँ, क्योंकि मेहमानों के जो टाइमिंग है ना उसका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। चुनावी चौसर खत्म होने के बाद इसका टाइमिंग 8 बजे। हम बिल्कुल इसको 8 बजे लाइव करेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। आपसे अपील ये है कि चुनाव की है ना पूरी हर वार्ड में जाके है ना हर व्यक्ति की है ना आप लाइव चलाई जाए, ताकि पता पड़े कि इस बार में क्या कमी है, कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन कैसा नहीं है। नहीं बिल्कुल, हमारा ये प्रयास रहेगा और हम लगातार सर्वे भी कर रहे हैं, और कल से हमने ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया है ताकि कुछ चीजें निकल करके सामने आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमको न्यूज़ पोर्टल का बहुत बहुत धन्यवाद जो नहीं बिल्कुल आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े और अपने जो ओपिनियन है वो हमारे सामने शेयर किए, और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे दर्शकों से आप जुड़े, और जब भी हम आपको इन्वाइट करेंगे उम्मीद करते हैं आप फिर से हमें टाइम जरूर देंगे। बिल्कुल, चुनाव से पहले एक बार फिर जरूर चर्चा में बैठेंगे। चर्चा में आएंगे हम 8 तारीख को या 9 तारीख को एक बार फिर जरूर लेकर एक बार जरूर पूरा नगर पालिका का विश्लेषण जो है नगर परिषद का एक बार जरूर करें। कितनी सीटें आएंगी, 8-9 तारीख या 10 तारीख तक हम चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार आप देखते रहें और हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपके पास जो भी कमेंट्स हैं या सलाह है, सुझाव है, उनको हमारे पास में भेजते रहें। और एक बात ध्यान में रखिए कि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, और एक बार मैं जाते जाते फिर अपनी उस गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि वो गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक त्रुटि थी कि कल मैंने 3 तारीख को 4 तारीख बोल दिया, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली सी त्रुटि थी। और उम्मीद करता हूं कि अजय भारद्वाज से इतना प्यार तो आप करते हैं कि उन छोटी सी खताओं को माफ़ ज़रूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।